सिंप्लेक्स मेथड अपन ने किया था कंप्लीट लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन इसका शुरू कर रहे हैं, ड्यूलिटी। ड्यूलिटी, द्वैतता। ठीक है, तो कोई भी अगर एलपीपी है, ठीक है, कोई भी गिवन एलपीपी अगर आपके पास है, इससे एसोसिएट कोई दूसरी एलपीपी होगी हमेशा, ठीक है, संबद्ध। अगर कोई भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है या रेखिक प्रोग्रामन समस्या दे रखी है, तो उस रेखिक प्रोग्रामन समस्या से संबद्ध हमेशा कोई दूसरी एलपीपी अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूल प्रॉब्लम, ठीक है, द्वैती समस्या। और जो गिवन एलपीपी है इसको बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, और इसको अपन बोलते हैं आद्य समस्या, हिंदी के अंदर आद्य समस्या। ठीक है, तो अगर कोई भी एलपीपी आपको दे रखी है, उस एलपीपी को हमेशा या उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएट हमेशा कोई दूसरी एलपीपी होगी जिसे हम ड्यूअल प्रॉब्लम कहेंगे, और गिवन जो एलपीपी है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, तो ये तो ड्यूअल प्रॉब्लम है। ड्यूअल अपन किस तरह से बनाते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहला जो इसमें ड्यूअल प्रॉब्लम्स के लिए है जो हमें देखना है, उसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी एलपीपी, उसका अगर आपको ड्यूल निकालना है, यानी कि जो भी प्राइमल प्रॉब्लम, या मैं जो गिवन एलपीपी उसको क्या बोलूंगा, प्राइमल प्रॉब्लम, और जब उसको अपन चेंज करेंगे तो नई प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, ड्यूअल प्रॉब्लम। तो जब भी आपको कोई प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है, उसको जब हम ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो प्राइमल प्रॉब्लम एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे सिंप्लेक्स मेथड जब आप अप्लाई कर रहे थे तो दी गई प्रॉब्लम को एक फॉर्मेट में लिखना था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको अपन बोल रहे थे, जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए था। जितनी भी इनइक्वलिटीज वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स जो आ रहे थे वो सारे इक्वेशंस बनाने थे। वेरिएबल्स सारे कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जब वो सारी चीजें वहां पर आ गई थी, उसके बाद फिर अपन ने उस पर क्या अप्लाई किया था, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया था। इसी तरह से जब किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को, ठीक है, दी गई एलपीपी को अगर हमें ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले हमें उसे एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं यही शुरू कर रहा हूं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। ठीक है, एलपीपी का विहित रूप। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में सबसे पहले जो भी एलपीपी आपको दे रखी है उसको आप लिखोगे। कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, देखो, कैनोनिकल फॉर्म फर्स्ट अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तब उसका कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड जो फॉर्म बनेगा कैनोनिकल फॉर्म वो इस तरह का होगा, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगे ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों फॉर्म क्या कहलाते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहलाते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, अगर आपको उसका ड्यूल फाइंड करना है, जब हम उसकी ड्यूल प्रॉब्लम निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन प्रॉब्लम है या जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको इस फॉर्मेट में आप रखोगे। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो आपको इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो आपको इस फॉर्म में उसको रखना पड़ेगा। इस फॉर्म में रखने का क्या मतलब हुआ, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो गई इक्वल टू सी एक्स,
तो जितनी भी इनइक्वलिटीज यहां पर आएंगी, जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे आपके, वो सारे किस फॉर्म में लिख रहे हैं आपको, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। ये चीज ध्यान रहे। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि बी आपका पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां। लेकिन यहां अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट्स आपके पास होंगे, जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगे, जो प्रतिबंध आपके पास होंगे, उन सब में जो साइन है वो क्या करना है आपको, लेस देन इक्वल टू का बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है वो सारे कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। दूसरा जो फॉर्म है, अगर जो गिवन प्रॉब्लम आपकी है वो मिनिमाइजेशन की है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो फिर जो आपके रेस्ट्रिक्शंस बनेंगे, प्रतिबंध जो बनेंगे, कंडीशंस, उनमें जो इनइक्वलिटी जो आपकी बनेगी वो किसकी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में तो लेस देन इक्वल टू बी, और मिनिमाइजेशन के केस में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और जो भी वेरिएबल्स है वो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कोई भी अगर एलपीपी आपको दे रखी है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म में। जब कैनोनिकल फॉर्म में आप उसको लिख लोगे, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में जब हम उसको अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको किस तरह से अपन ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको करवाऊं, फॉर एग्जांपल सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ये दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3, सब्जेक्ट टू कंडीशन सपोज आपको दे दी x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x1 प्लस 9x2 प्लस x4 या x3 इज लेस देन इक्वल टू सपोज 1, x2 प्लस 5x3 इक्वल टू सपोज 3 एंड x1, x2, x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज ये आपको प्रॉब्लम दी हुई है इस तरह से। अगर ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ये है, प्रॉब्लम कौन सी है आपकी, अब यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो कैनोनिकल फॉर्म जब आप लिखोगे तो जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या प्रतिबंध होंगे वो सारे लेस देन इक्वल टू बी की फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो पहला वाला जो है इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। तो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, माइनस से, यानी क्या बनेगा, माइनस x1 माइनस 5x2 माइनस 3x3 और लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्या बन गया अब, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट टू कंडीशंस में आप देख रहे हो, पहली जो कंडीशन है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू में। दूसरी कंडीशन ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ इक्वलिटी में है। अगर इक्वलिटी में तो इसको दो फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्या, एक तो आप ये लिख सकते हो x2 प्लस 5x3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा बनेगा x2 प्लस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये रख सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि अगर a इक्वल टू b है तो इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू b एंड b क्या होगा, लेस देन इक्वल टू a। इस तरह से लिख सकते हो, a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू का मतलब ही क्या होता है, a इक्वल टू b। तो इसको दो इसमें आपने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये तो ऑलरेडी किसमें आपका, लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। तो इसको तो छेड़ना नहीं है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में है तो इसको फिर आप कन्वर्ट करोगे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस x2 माइनस 5x3 लेस देन इक्वल टू किसके आ गया, -3 के। तो अब देखो आप जितने भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस थी अपनी वो सारी मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यानी कि जो अपना कैनोनिकल फॉर्म आया इसका क्या लिखोगे आप, कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा यहाँ पर, कैनोनिकल फॉर्म क्या बन जाएगा, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस x3। सब्जेक्ट टू कंडीशंस लिखें। अब सारी सब्जेक्ट टू कंडीशंस अगर मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो किस में आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू में। तो पहली कंडीशन क्या है देखो आपकी, माइनस
x1 माइनस 5x2 माइनस 3x3 और लेस देन इक्वल टू -2, पहली कंडीशन। दूसरी ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू में थी, तो x1 प्लस 9x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 1। तीसरी कंडीशन देखें तो x2 प्लस 5x3 और लेस देन इक्वल टू 3। और चौथी कंडीशन माइनस x2 माइनस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसका कैनोनिकल फॉर्म आ गया। देखो इसी फॉर्म में बन गया ये। मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू क्या है cx, ax सारे क्या आ रहे हैं लेस देन इक्वल टू b और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी एलपीपी अगर आपको दे रखी है, ठीक है, मैक्सिमम की हो या मिनिमम की, अगर मिनिमम की होती तो आप इस तरह से कन्वर्ट करते हो उसको, ठीक है। अगर यही प्रॉब्लम मैं ले लेता, अगर ये प्रॉब्लम किसकी होती, मिनिमाइजेशन की, तो फिर क्या बनता वो भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम की अगर प्रॉब्लम है तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, प्रतिबंध हैं, उन सबको अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू में। ये प्रोसीजर तो आपको सबसे पहले करना ही है, उसके बाद फिर अपन ड्यूल फाइंड करेंगे। अब ड्यूल फाइंड करने का क्या तरीका है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की आपको दे रखी है तो उसको किस तरह से आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल नंबर 2। अब मैं लिख रहा हूं कि अगर यही प्रॉब्लम आपकी किसकी होती, मिनिमाइजेशन की, अगर यही प्रॉब्लम मैं किस में लिखता, मिनिमाइजेशन में, और इसका मुझे कैनोनिकल फॉर्म लिखना है, तो फिर किस तरह से लिखेंगे। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, उस केस में इसका अपन कैनोनिकल फॉर्म लिखें। तो ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, इसका कैनोनिकल फॉर्म हम लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो जितनी भी इनइक्वलिटी है वो सारी किस फॉर्म में लिखनी है आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो पहला वाला रिलेशन तो सही है, ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में। दूसरा लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो -1 से कन्वर्ट करोगे, क्या बन जाएगा, देखो ये -x1 माइनस 9x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये बना दिया। पूरे इनइक्वलिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -1। इसको उसी तरह से दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दो इनइक्वलिटीज में। एक तो x2 प्लस 5x3, x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और दूसरा x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। प्रॉब्लम मेरी मिनिमाइजेशन की है तो सारी इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू में लानी है, तो ये तो एज इट इज रहेगी, इसको और चेंज करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -x2 माइनस 5x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो क्या बन जाएगा, देखो अब यहां पर कैनोनिकल फॉर्म क्या बना मेरा, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म बन रहा है मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली इनइक्वलिटी आ गई। फिर -x1 माइनस 9x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर तीसरी इनइक्वलिटी -x2 माइनस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। उसके बाद x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने इस प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मिनिमम की प्रॉब्लम है तो सारी इनइक्वलिटी किस में आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी एलपीपी आपको दे रखी है तो सबसे पहले तो वो किस में होनी चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपन उसका क्या लिखेंगे, ड्यूल लिखेंगे, ठीक है, पहली चीज।
अब मैं आता हूं ड्यूल पर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो उसका ड्यूल अपन कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का ड्यूल कैसे बनाएंगे। तो सपोज गिवन प्रॉब्लम टू फाइंड ड्यूअल प्रॉब्लम, टू फाइंड ड्यूअल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम, ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको आद्य समस्या दे रखी है, गिवन प्रॉब्लम आद्य समस्या, और उसकी द्वैत समस्या आपको फाइंड करनी है, तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम अगर मैं इस तरह की ले रहा हूं, सपोज मैक्सिमम ऑफ जेड पी। ठीक है, तो जेड के साथ पी मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख रहा हूं वो किसका है, प्राइमल प्रॉब्लम का। ठीक है, आद्य समस्या का, तो प्राइमल का है तो मैंने साथ में क्या लगा दिया, पी। मैक्सिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स, इक्वल टू सी एक्स। मैक्सिमम की है तो क्या लिखेंगे अपन, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, एंड कैपिटल एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कैपिटल एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है। अगर मुझे इसकी क्या बनानी है, ड्यूल बनानी है। इसकी मैं क्या लिख रहा हूं, ड्यूल। इसको जब ड्यूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, देखो आपको मैक्सिमम को किस में कन्वर्ट करना है, मिनिमम में। मैक्सिमम की जगह तो क्या आ गया, मिनिमम, और क्या लिख दिया मैंने, जेड डी, जेड डी। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका है, प्राइमल प्रॉब्लम का। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका लिख रहे हैं, ड्यूल प्रॉब्लम का। ठीक है, इसलिए अपन ने वहां पर जेड पी लिया था, यहां पर जेड डी लिखेंगे ड्यूल प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो जब भी आप ड्यूल प्रॉब्लम बनाओगे तो मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो मिनिमम में कन्वर्ट होगी, और मिनिमम की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर मेरी जो गिवन प्रॉब्लम है प्राइमल प्रॉब्लम, वो किसकी है, मैक्सिमम की। इसलिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किस में होगा, मिनिमाइजेशन में। तो मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बी टी डब्ल्यू। बी टी डब्ल्यू क्या करना है आपको, यहां पर जो बी वेक्टर आपके पास है उसका ट्रांसपोज करना है, और इनटू डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सा है, जैसे यहाँ कैपिटल एक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स होंगे w1, w2, w3 एंड सो ऑन। वो कितने लेने हैं वो अपन अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उससे क्लियर होगा। तो बी टी डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस में क्या करोगे आप, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू। और अब प्रॉब्लम ये मिनिमम की आ रही है तो मिनिमम के केस में क्या लेंगे अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा सी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो इधर बी था तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बी का ट्रांसपोज चला गया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेक्टर सी था वो यहां पर आकर सी का क्या बन गया, ट्रांसपोज। ये एंड क्या है, डब्ल्यू के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो सारे कैसे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपको एक प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है। अगर आपको इसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखनी है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमम में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो सी एक्स है, और जो इसका रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो कौन सा है, बी। तो बी और सी को आपने एक तरह से बदल दिया है, यहां पर बी टी डब्ल्यू हो गया और ये सी का ट्रांसपोज यहां पर आ गया। ठीक है, तो टी का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं अपन, अगर मैट्रिक्स की रो है उन सभी को कॉलम बना देते हैं, या मैट्रिक्स जो कॉलम्स है उनको क्या बना देते हैं, रो बना देते हैं, तो अपने को मैट्रिक्स का क्या मिलता है, ट्रांसपोज मिलता है। ठीक है, ये तो नंबर फर्स्ट का हो गया, नंबर फर्स्ट। अगर सेकंड वाली प्रॉब्लम लूं, सपोज प्राइमल प्रॉब्लम मेरे पास ये है मिनिमाइजेशन की,
मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सपोज सी एक्स, सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपको दे रखे हैं, ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सपोज ये प्रॉब्लम दे रखी है और इसका मुझे क्या निकालना है, ड्यूल प्रॉब्लम। इसकी मुझे क्या लिखनी है, ड्यूल प्रॉब्लम। तो मिनिमम की प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो कैनोनिकल फॉर्म में है, मिनिमम की प्रॉब्लम है तो सारे क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहले मिनिमम की जगह ड्यूल में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑफ जेड डी बन गया, मैक्सिमम ऑफ जेड डी, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू वही बी टी डब्ल्यू। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या बनेंगे, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, इज लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसी तरह से अब मैक्सिमम की प्रॉब्लम बन रही है तो सारे क्या आ गए, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वहां पर मिनिमम की बन रही थी तो क्या आ गए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू। या यहां पर ध्यान रखो आप, ठीक है, यहाँ लेस देन इक्वल टू थे तो इसका ड्यूल में क्या बन गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ड्यूल में जाकर क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू। और मिनिमम किस में कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम में, और मैक्सिमम है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मिनिमम में। तो ये सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम को अपन कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद दी गई प्रॉब्लम को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको एक अलग तरह से मैं इसको एक बार समझाता हूं, उसके बाद फिर अपन इसको करेंगे। सपोज प्राइमल प्रॉब्लम आपको इस तरह से दे रखी है, मैं लिख देता हूं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम सपोज ये दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस CN xn, सब्जेक्ट टू कंडीशंस A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A1n xn इज लेस देन इक्वल टू B1, A21 x1, A22 x2, A2n xn इज लेस देन इक्वल टू B2 एंड सो ऑन। इसी तरह से AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस सो ऑन AMN xn is less than equal to bm and x1 x2 up to xn, these all variables are greater than or equal to 0। सपोज प्राइमल प्रॉब्लम आपको ये दी हुई है और आपसे कहा जाए इसका ड्यूल निकालो। क्या फाइंड करना है, इसका ड्यूल आपको फाइंड करना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम में आपको पता है कि C क्या बनेगा, यहां पर हियर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। C तो क्या बनेगा मेरे पास, रो मैट्रिक्स आप लेते हो क्या, C1 C2 अप टू Cn, C1 C2 और अप टू Cn, ये तो बन गया C। कैपिटल X इक्वल टू किसके बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स बनती है। कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 से लेकर कहां तक, xn तक। तो x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप समझिए। इसको करने के बाद फिर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको डायरेक्ट में लिखूंगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन को अपन देखेंगे उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे और डायरेक्ट फिर उसके क्या बना दूंगा, मैं ड्यूल बना दूंगा। ठीक है, एक आपको पैटर्न यहां पर नजर आएगा, उसकी सहायता से आप सीधा ड्यूल निकाल पाओगे। x इक्वल टू ये है और b इक्वल टू किसके है, b के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, b1 b2 से लेकर bm तक, b1 b2 अप टू bm, ये मैट्रिक्स भी है। और कौन सी मैट्रिक्स बच गई मेरे पास, कैपिटल A। तो कैपिटल A इक्वल टू किसके है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके अंदर कौन कौन आ गए, A11 और A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n एंड सो ऑन, AM1 AM2
AM N। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आ रही है आपके पास? देखो आप, एक तो रो है, n कॉलम है, यानी कि 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स तो सी है। एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? एक दो, n तो रो है, 1 कॉलम है, तो n क्रॉस 1 की। ठीक है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस 1। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। ठीक है, m तो इसके अंदर रो है और n इसके अंदर क्या है? कॉलम, 1 2 अप टू n, n कॉलम आ रहा है। तो इस तरह से आप इन मैट्रिसेस का ऑर्डर वगैरह लिख सकते हो। क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? जरूरत क्या क्या पड़ेगी? एक तो सी के ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी हमें। तो सी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? रो मैट्रिक्स है तो कॉलम बन गया इसका, ये कॉलम बन गया, तो C1 C2 अप टू Cn, ये सी का ट्रांसपोज हो गया। और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है, तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया? n क्रॉस 1, ये तो सी का ट्रांसपोज आ गया। और किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? बी का ट्रांसपोज। तो बी का जब ट्रांसपोज आप करोगे इक्वल टू, पहले क्या है? कॉलम है तो अब रो बन जाएगा, यानी कि ये B1 B2 अप टू Bm, तो ये बन गया 1 क्रॉस m का। ठीक है, पहले इसका ऑर्डर क्या था? m क्रॉस 1। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो रो और कॉलम की संख्या चेंज हो जाएगी, तो वो 1 क्रॉस m का बन गया। और क्या चाहिए आपको? a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज क्या है? a ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बनेगा? देखो, फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो बना रहा हूं, तो ये बन जाएगा A11 A21 अप टू AM1 AM1। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूं, तो ये हो गया आपका वो सेकंड कॉलम को सेकंड रो, तो A12 और A22 और अप टू AM2 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे, तो A1n A2n एंड सो ऑन AMn। ठीक है, ये बन गया। तो यहां से देखो इसका ऑर्डर कितना बना आपका? 1 2 अप टू n। n तो इसमें क्या आ गई? रो। और कॉलम कितने आ गए? 1 1। ठीक है, 2 से लेकर कहां तक? m तक, तो n क्रॉस m। ठीक है, चेंज हो गया। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा है? n क्रॉस m। ठीक है, रो और जो कॉलम्स की संख्या वो क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। या आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, यानी A11 A12 A1n, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, A21 A22 A2n, और लास्ट वाली रो को लास्ट वाला कॉलम बना दो, AM1 AM2 और AM n। कैसे भी आप करो, ठीक है, यही मैट्रिक्स आपको मिलेंगी। ये मैंने कर लिया। ये जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है, गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन जो प्रॉब्लम है अपनी, गिवन किस फॉर्म में दी हुई है आपको? देखो, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? cx। देखो c इंटू एक्स की फॉर्म में, और इसमें सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स कैसे आ रहे हैं? लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में, यानी कि ax क्या आ रहा है यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म में। और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे कैसे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गिवन प्रॉब्लम है जो कि कैनोनिकल फॉर्म के अंदर है। इसका जब आप ड्यूल लिखोगे, इसका जब मैं क्या लिखूंगा? ड्यूल, तो इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम बनेगी वो क्या बनेगी? मिनिमाइजेशन ऑफ z, मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल टू क्या करना है? BTW, B का ट्रांसपोज इंटू W। फिर ATW क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज, एंड W विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब इसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखूंगा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। ये सारी मैट्रिसेस मैंने ऑलरेडी लिख दिए, तो ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी? देखो आप, ड्यूल प्रॉब्लम, ड्यूल प्रॉब्लम क्या बनेगा? ये तो मैक्सिमम ऑफ जेड पी है, ये मिनिमम ऑफ जेड डी, तो ये बन जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ जेड डी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू आपको करना है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आप देख रहे हो कि बी का ट्रांसपोज को डब्ल्यू में मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू में कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको? भाई बी का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, B1 B2 अप टू Bm, ये किसकी है? 1 क्रॉस m की। तो मैं अगर m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाऊं, m क्रॉस 1 की, तो m से ये तो कॉमन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर पाओगे मैट्रिसेस के। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल सेटिस्फाई होना चाहिए,
ठीक है, कि अगर एक मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n की है, दूसरी का ऑर्डर n क्रॉस r होना चाहिए इस टाइप का, तो ताकि ये इसके तो कॉलम और इसकी रो सेम हो, तभी आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर कितने वेक्टर लेने पड़ेंगे आपको, कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, m। तो मैंने मान लिया W1 W2 अप टू Wm, W1 W2 अप टू Wm। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, B1 W1 प्लस B2 W2 प्लस BM Wm, इस तरह से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर ये कि जो W वाला कॉलम आपको लेना पड़ेगा, वो अगर B का कॉलम में क्या है 1 क्रॉस m है, तो W का जो कॉलम आपको लेना है वो क्या लेना पड़ेगा, W1 W2 अप टू Wm। ठीक है, W, तो इसमें m तो क्या होगी रो, और 1 क्या हो गया इसमें कॉलम। अब आप देखो मिनिमम ऑफ ZD, और क्या करना है, B के ट्रांसपोज को W में मल्टीप्लाई करना है। तो B का ट्रांसपोज तो ये है, इसको मुझे W में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा यहां से, B1 W1 प्लस B2 W2 और प्लस BM और WM। ये तो मेरा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सब्जेक्ट टू कंडीशंस का फॉर्मूला क्या है, A का ट्रांसपोज इंटू W करना है। तो A का ट्रांसपोज तो ये मैट्रिक्स है, और इंटू किसके करना है, W के, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रहा है फिर ये, C का ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज ये रहा आपके पास। तो सबसे पहले A के ट्रांसपोज को W में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A का ट्रांसपोज इंटू W। तो फर्स्ट रो को जब करेंगे तो क्या रहा है देखो, A11 W1 A11 W1 प्लस A21 W2 प्लस AM1 और WM, और फिर साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और C का ट्रांसपोज। तो C के ट्रांसपोज का पहला एलिमेंट क्या है, C1, तो C1 ले लिया। फिर दूसरी रो इसकी लेंगे, उसको W में मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ रहा है, A12 W1 प्लस A22 W2 एड प्लस AM2 WM, और ग्रेटर देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज का दूसरा एलिमेंट लेंगे तो C2 आ गया, एंड सो इसी तरह से अपन आगे बढ़े। लास्ट वाली जब रो लेंगे अपन, तो A1N W1 प्लस A2N W2 प्लस एंड सो AMN WM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लास्ट वाला ले इसमें से C का ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, CN। देखो यहां पर पहला, दूसरा, और ये nवां रेस्ट्रिक्शन है। कितने इक्वेशंस आ रहे हैं ये, n 1 2 से लेकर n तक, इसलिए यहां पर क्या आ गया, C1 C2 से लेकर Cn तक, एंड और लास्ट में जितने भी W होंगे वो सारे क्या होंगे, यानी कि W1 W2 WM को क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी W होंगे वो सारे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह लिख देता हूं, W1 W2 अप टू WM ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या बन गया, ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको एक प्राइमल प्रॉब्लम यहां पर दे रखी थी, इसकी मैंने क्या फाइंड कर दी, ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यूल प्रॉब्लम, और उसके लिए आपने किस तरह से रिजल्ट्स काम में लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये तो अपना एक फुल फ्लैश तरीका है कि आपको पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपन आगे बढ़े तो किस तरह से हम ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या है कि अपने को कम से कम समय में करना है, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा हमें अलग तरह से चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब मैं इनको एक बार रिलेट करने की कोशिश करता हूं। देखो ये मेरे पास क्या है, प्राइमल प्रॉब्लम, इसको मैं केवल छोड़ देता हूं, और इधर मेरे पास क्या है, इसकी ड्यूल। ये प्रॉब्लम आपके पास है। ठीक है, ये प्राइमल प्रॉब्लम है और ये इसकी क्या है, ड्यूल प्रॉब्लम। अब आप इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको इस तरह से, ठीक है, और उसके आपको ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट किस तरह से लिखोगे। अब यहां से आप अपने माइंड में बिठाओगे इस चीज को कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम ऑफ ZP है ये, मैक्सिमम ऑफ ZP। तो इधर क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ ZD, यानी कि मैक्सिमम की प्रॉब्लम का जब ड्यूल लोगे तो किस में आ जाएगा, मिनिमम में, पहली चीज। दूसरा क्या करते हैं अपन, B का ट्रांसपोज इंटू W करते हैं।
तो यहां तो C1x1 प्लस C2x2 प्लस CnXn है, यहां क्या लेने पड़ेंगे आपको, देखो आप ये लेने पड़ेंगे, ये वाले वेक्टर। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, B1W1 प्लस B2W2 प्लस BMWM। तो जितने B के वेरिएबल B आ रहे हैं उतने W1 W2 WM आपको लेने, उतनी संख्या में। तो B1 W1 B2 W2 BM और क्या आ गया आपका WM। ये तो अपना क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सीधा लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके पास है। दूसरी चीज आप देखो यहां पर, जब आप सब्जेक्ट टू कंडीशंस लिखोगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है, तो पहली जो रो बनाओगे आप, वो x1 के कोएफिशिएंट जो यहां पर आ रहे हैं, ये A11 A21 AM1, देखो आप A11 A21 AM1, ये वाले सारे कोएफिशिएंट लेने। तो A11 W1 A21 W2 AM1 WM। ठीक है, और इसमें सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस लेस देन इक्वल टू में, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर इधर C आता है, तो फिर यहां पर आपने क्या ले लिया, C1। ठीक है, इधर क्या ले लेंगे अपन, C1। इसी तरह से फिर इसका दूसरा कॉलम उठाओगे आप, क्योंकि दूसरे कॉलम को रो बनाओगे उधर। ठीक है, तो क्या बना, A12 क्या आ जाएगा, W1 A22 W2 AM2 WM आ गया, और फिर साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू है तो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर यहां से C2 ले लोगे एंड सो ऑन। ठीक है, और जितने भी W1 W2 WM आए वो सारे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको LPP दे रखी है तो डायरेक्ट आप उसका क्या लिख सकते हो, डुअल लिख सकते हो। अब मैं इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हूँ इसके, और डायरेक्ट इसी की सहायता से अपन कोशिश करेंगे इसको लिखने की। तो ड्यूल प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इसमें। ठीक है, एक चीज और है, जो ये फॉर्म आप लिखते हो, जो मैं कैनोनिकल फॉर्म मैंने लिखवाया आपको, कैनोनिकल फॉर्म, इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म भी इसको अपन बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म, सममित रूप, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सममित रूप भी इसको बोलते हैं, यानी कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो सारे रेस्ट्रिक्शन या सब सारी जो कंडीशंस है वो लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो सारी कंडीशंस ग्रेटर देन इक्वल टू में, वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम, इस तरह का जो फॉर्मेट है उसको मैंने क्या लिखा था, कैनोनिकल फॉर्म, इसी को सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। अगर सिमेट्रिक फॉर्म आपसे पूछ ले तो भी इसका मतलब यही है कि मैक्सिमम किए तो सबको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, मिनिमम किए तो सबको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लिखिए आप एग्जांपल। जैसे ये है एग्जाम्पल, ये दिया हुआ है आपको, मिनिमम ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपको दिए हुए हैं, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस x2 प्लस 7x3 लेस देन इक्वल टू 3, x1 प्लस 4x2 6x3 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसकी ड्यूल प्रॉब्लम आपको फाइंड करनी है, इसका ड्यूल बनाना है। तो ड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल या सिमेट्रिक फॉर्म, कैनोनिकल या फिर इसका सिमेट्रिक फॉर्म आप लिखोगे। सिमेट्रिक फॉर्म लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने देखा ड्यूल बनाने चले गए आप, सिमेट्रिक फॉर्म सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद आप उसका ड्यूल बनाओगे।
तो सिमेट्रिक फॉर्म कैसे बनेगा इसका, देखो प्रॉब्लम मिनिमम की है तो इसको तो मैं लिख ही देता हूं, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 और प्लस 4x3। अब अगर प्रॉब्लम मिनिमम की है तो इसमें सारी जो कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो पहला वाला तो है ही 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है। दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन, ये दूसरी कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3x1 माइनस x2 माइनस 7x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। फिर तीसरी कंडीशन है, उसमें भी लेस देन इक्वल टू है, लेकिन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, इसलिए इसको भी सिमेट्रिक फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x1 माइनस 4x2 माइनस 6x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम अपनी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी कैनोनिकल या सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, ड्यूल लिख सकता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब ये मेरे पास कैनोनिकल फॉर्म में आ गई प्रॉब्लम। इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम है, ड्यूल प्रॉब्लम वो कैसे लिखोगे आप, देखो ड्यूल प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखोगे, अगर मिनिमम में है तो ड्यूल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में चला जाएगा, मैक्सिमम में। तो ये तो हो गया मैक्सिमम ऑफ जेड और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, डी, ड्यूअल के लिए मैक्सिमम ऑफ जेड डी इक्वल टू क्या करते हैं, देखो बी जो यहां पर आ रहा है उसका ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू, तो यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, बी की जगह 2 -3 और -5, यानी कि W1 W2 और W3 लोगे, क्या बनेगा, देखो इसी तरह से क्या बन गया था, B1 W1 B2 W2 BM WM, ये बन गया था। तो यहां क्या बनेगा, 2W1 माइनस 3W2 और माइनस 5W3, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया इसकी सहायता से। सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो बनेगी यहां पर, सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या आ रही है, देखो इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दिया था क्योंकि ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो क्या क्या आ रहा है यहां पर, देखो x1 के कोएफिशिएंट 2 -3 और -1, तो क्या बना 2W1 माइनस 3W2 माइनस 1 इंटू W3, ये बना। और इनइक्वलिटी किस में चल रही है यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो यहां पर क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू। और यहां पर C का ट्रांसपोज आप लेते हो तो C देखो आपका क्या है यहां पर, C1 C2 C3 ये है 2 4, ठीक है 2 to 4 जैसे यहां पर आते हैं C1 C2 Cn, तो यहां पर फर्स्ट वाला ले लोगे आप, क्या आ गया 2। क्लियर। सेकंड के लिए क्या जाएंगे, सेकंड x2 के कोएफिशिएंट लोगे आप, तो क्या बना 3W1 फिर -W2 माइनस 4W3 माइनस W2 और माइनस 4W3 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और फिर x2 का कोएफिशिएंट देखो C2 क्या है वहां पर 2 आ गया। तीसरे में x3 के कोएफिशिएंट तो 5W1 माइनस 7W2 माइनस 6W3 और लेस देन इक्वल टू x3 का कोएफिशिएंट क्या है 4, ये आ गया। एंड W1 W2 W3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसकी ड्यूल प्रॉब्लम आ गई। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको दे रखी है, सबसे पहले उसको किस में लिखोगे आप, कैनोनिकल या सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे। सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद फिर उसका आप क्या लिख सकते हो, ड्यूल लिख सकते हो, उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपको ट्रांसपोज वगैरह और वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है पूरा लिखने की। आप सीधा यहाँ से एक तरह से इससे आप अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर सकते हो और आप प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चंस की तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब यहां से देखो क्या कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं इससे, जो ड्यूल प्रॉब्लम्स अपनी चल रही है। एक दो पॉइंट्स इसमें आप नोट करो, फिर इसमें और अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन नोट करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक अपन ने जो किया है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या बनेंगे। देखो, एक तरफ तो मैं क्या ले रहा हूं, प्राइमल प्रॉब्लम आद्य समस्या, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया ड्यूल प्रॉब्लम यानी कि द्वैत समस्या, ठीक है। ये दो चीजें मैंने लिखी। सबसे पहला तो ये है नंबर 1 कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम किसमें है, मैक्सिमाइजेशन में है, और सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस किसमें होने चाहिए, फिर लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। प्राइमल प्रॉब्लम को इस तरह से सेट करोगे आप कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो रेस्ट्रिक्शन या जो कंडीशंस है, प्रतिबंध, वो सारे क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू। उस केस में इसका जो ड्यूल होगा, ड्यूल को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, मिनिमाइजेशन में, और उसके लिए जो कंडीशंस होगी वो किस में आ जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में। पहली चीज, अगर प्राइमल प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की, मिनिमाइजेशन है तो फिर कंस्ट्रेंट किस में होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू में। इसका जब आप ड्यूल लिखोगे तो मिनिमम की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और जो कंस्ट्रेंट्स है वो सारे किस में चेंज होंगे, फिर लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। ये आप यहां पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, नंबर ऑफ, मैं एक बार इसमें लिख देता हूं, इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये तो प्राइमल के लिए लिख रहा हूं मैं, वेरिएबल्स इक्वल टू, और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या कंस्टेंट्स, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, कंडीशंस कितने हैं। देखो वेरिएबल कितने आ रहे हैं प्राइमल प्रॉब्लम में अपने, ठीक है, प्राइमल में वेरिएबल कितने आ रहे हैं, x1 x2 xn, तो टोटल n वेरिएबल आ रहे हैं। प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, n है। और कंडीशन कितनी आ रही है इसमें, देखो आप, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, पहली कंडीशन b1 के साथ है, दूसरी कंडीशन b2 के साथ है, और लास्ट वाली कंडीशन bm के साथ, यानी कि 1 2 m। तो m इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है या नंबर ऑफ कंडीशंस है। ये तो किसमें है, प्राइमल के अंदर, प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर, प्राइमल के। अब मैं लिखता हूं ड्यूल के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू, और नंबर ऑफ कंस्टेंट्स इक्वल टू। ड्यूल प्रॉब्लम में मैं आता हूं, ये मेरे पास ड्यूल प्रॉब्लम है, कितने वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, देखो आप, W1 W2 Wm, तो m वेरिएबल आ रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल तो क्या हो गए, m, और कंस्टेंट कितने बने, नंबर ऑफ कंस्टेंट, देखो पहला कंस्टेंट C1 के लिए है, दूसरे में फिर C2 आ गया, और लास्ट वाले में Cn आ रहा है, तो कितने बने, 1 2 n, तो नंबर ऑफ कंस्टेंट्स क्या हो गए, n हो गए, ठीक है। ये किसके लिए आया, ड्यूल के लिए, ड्यूल के। तो यहां से आप देखिए, आप अगर प्राइमल प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल है, n, तब उसकी ड्यूल प्रॉब्लम में n क्या बन जाएंगे, कंस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर प्राइमल प्रॉब्लम में कंस्टेंट कितने, m, तब उसकी ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बन जाएगी, m बन जाएगी, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पर नोट करवाना चाह रहा था। एक चीज आप ये लिखो, अगर प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज n, ठीक है। अगर प्राइमल प्रॉब्लम में वेरिएबल्स की नंबर क्या है, n है, तब उसके ड्यूल में n क्या बन जाएगा, ड्यूल में जाकर देखो n क्या बन गया, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स। तो आप लिख सकते हो देन इट्स ड्यूल नंबर ऑफ कंस्टेंट्स विल बी n, ठीक है। इसी तरह से अगर प्राइमल में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स इज m, देखो आप प्राइमल प्रॉब्लम में कंस्टेंट्स की संख्या कितनी है, m है, तब इसके ड्यूल में m क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। देन इन इट्स ड्यूल नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी m, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितने वेरिएबल प्राइमल में होंगे उसकी ड्यूल में उतने क्या होंगे, कंडीशंस होंगी, उतनी कंडीशंस होंगी, और जितनी कंडीशन होंगी प्राइमल में उसकी ड्यूल में उतने वेरिएबल होंगे, ठीक है, उसकी ड्यूल में उतने वेरिएबल होंगे। तो ये प्राइमल और ड्यूल में, ठीक है, अभी तक जो अपन ने किया है उसके हिसाब से लिखा है।
अभी तो आगे अपन बहुत कुछ इसमें कुछ इसके रिलेशंस हैं कि जो प्राइमल प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका ड्यूल का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वो सारी चीजें भी अपन लिखेंगे। ठीक है, अभी केवल मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम अगर आपको दे रखी है उसको आप ड्यूल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कोई भी एग्जांपल लेकर इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एक जो दिक्कत आपको आएगी, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट मैं इसका कर रहा हूं, अनकंस्ट्रेंड वेरिएबल, अप्रतिबंधित चर, उस केस में आप कैसे करोगे वो और अपन इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, अप्रतिबंधित चर, अप्रतिबंधित चर, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ठीक है, अप्रतिबंधित चर। तो अगर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हमें दे रखे हैं प्रॉब्लम के अंदर वो सारे अपन क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई वेरिएबल इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब फिर वो वेरिएबल क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा। अगर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो फिर उसको अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। किस तरह से, देखो सपोज ये दिया हुआ है आपको मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू सपोज 2x1 प्लस x2, सब्जेक्ट टू कंडीशन सपोज आपको दे दी x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड, और अगर आपको ये लिख दिया कि x1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोमा x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ठीक है, सपोज इस तरह से लिख दिया x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ठीक है, या मैं इसी में से एक लिख देता हूं प्रॉब्लम, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या है, इक्वलिटी और वहां पर आएगी। ठीक है, इस तरह से देखो इसको, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। एक यहां पर मैं एक डेफिनेशन और आपको बता देता हूं इससे पहले, अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम, अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम, अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अपन ने क्या लिखी थी, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम। यानी कि अगर प्रॉब्लम इस तरह की है, सपोज ये लिख दूं मैं, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू cx और सब्जेक्ट टू कंडीशन ax इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पर इक्वलिटी आ गई, क्या आ गई, इक्वलिटी। अगर किसी भी गिवन प्रॉब्लम में या गिवन एलपीपी में इक्वलिटी आपको इस तरह से आ रही है उसके अंदर, इसका मतलब वो प्रॉब्लम क्या होगी, अनसिमेट्रिक होगी, असममित होगी। ठीक है, असममित, असममित। और असममित प्रॉब्लम जब भी आपके पास आएगी वहां पर आप देखोगे कि अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। जब इसका ड्यूल आप बनाओगे, ठीक है, जब इस प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम आप लिखोगे तो वहां पर हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रहे कि जब भी अनसिमेट्रिक टाइप की प्रॉब्लम्स बनेगी तो फिर हमें वहां पर क्या मिलेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मिलेंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो उसका फिर ड्यूल प्रॉब्लम आपको कैसे लिखना है,
ये अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपको बताएंगे, ठीक है, किस तरह से। और ये चीज ध्यान रहे आपको, अगर वेरिएबल, अगर आपको ये लिखा हुआ है सपोज कि वेरिएबल, सपोज मैं ये लिख दूं x3 इज, या xi लिख देता हूं मैं, वेरिएबल xi इज अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं है। तब आप क्या करोगे, देन आप इस तरह से लिखोगे xi इक्वल टू xi डैश माइनस xi डबल डैश, जहां xi डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और xi डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में आप उसको लिख दोगे, ठीक है। और फिर xi की जगह ये दोनों वेरिएबल रख दोगे प्रॉब्लम में, तो xi तो हट गया वहां से, x साइड तो हट गया और वहां पर क्या आ जाएंगे xi डैश और xi डबल डैश, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की कंडीशन है वो आपकी हट जाएगी। भाई अगर आप ये ले लो कि सपोज xi इक्वल टू -2 के हैं, तो आप ये कर सकते हो ना, xi इक्वल टू, ये कर सकते हो आप, xi इक्वल टू ये लिख सकते हो 2 - 4, क्या लिख सकते हो 2 - 4, तो 2 को तो मैंने क्या मान लिया xi डैश, ठीक है, और 4 को मैंने क्या मान लिया xi डबल डैश, तो 2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हो गया काम। यानी कि कोई भी अगर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको दे रखा है प्रॉब्लम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको हटाने के लिए उसको दो नॉन नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो वेरिएबल्स हैं उनके डिफरेंस की फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है, और डिफरेंस की फॉर्म में लिख के फिर दी गई एलपीपी में उसको रख दोगे, तो वहां से आपका जो भी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है वो हट जाएगा, वो वेरिएबल वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हटाने का तरीका, जैसे मैं एक प्रॉब्लम आपको समझा देता हूं इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड की, ठीक है, उसके बाद उसका ड्यूल कैसे निकालेंगे ये फिर अपन बताएंगे। सपोज ये प्रॉब्लम है, एग्जांपल ये है, सपोज मिनिमम ऑफ z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और सब्जेक्ट टू कंडीशंस है x1 माइनस 3x2 और प्लस 4x3 इक्वल टू 5, 2x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x1 x2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है। ये कह रहा है कि जो x3 है वो साइन में अनरेस्ट्रिक्टेड, भाई ये तो नॉन नेगेटिव है, x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखे हैं, लेकिन x3 आपका क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड है साइन के अंदर। तो फिर आप क्या करोगे इसको, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन ये करेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल जो भी है इसको मैं लिखूंगा x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश मैंने कर दिया, और यहाँ x3 डैश और x3 डबल डैश दोनों कैसे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब x3 चाहे कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसको हमेशा दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हो। भाई सपोज आपका x3 1 है या सपोज आपका x3 -1 है, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन लिख तो सकते हो ना हमेशा। x3 को आप ये लिख सकते हो x3 इक्वल टू 2 - 1 लिख दिया, इसको मैंने क्या मान लिया x3 डैश, और 1 को मैंने क्या मान लिया x3 डबल डैश, ठीक है, जहां x3 डैश और x3 डबल डैश दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। -1 है तो आप ये कर सकते हो, x3 को ये लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने, एक को मैंने लिख दिया 1 और एक को लिख दिया मैंने 2, तो ये तो हो गया x3 डैश, ये हो गया x3 डबल डैश, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा किसी भी दिए गए अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, ये उठाकर मुझे ऊपर रख देना है यहाँ पर इस प्रॉब्लम में। तो जब इस प्रॉब्लम में रखूंगा तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, देखो वी हैव इस प्रॉब्लम में मैं रख रहा हूं, तो मिनिमम ऑफ z इक्वल टू क्या बना x1 प्लस x2 और x3 की जगह क्या आ गया प्लस x3 डैश और माइनस x3 डबल डैश।
ये रख दिया मैंने। फिर इसके अंदर इसी तरह से सब्जेक्ट टू कंडीशंस यहाँ पर क्या बन रही है, x1 माइनस 3x2 और प्लस 4 क्या हो जाएगा x3 डैश और माइनस 4 क्या हो गया x3 डबल डैश, वैल्यू रख दी और इक्वल टू किसके 5 के। और क्या है 2x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू -3 और क्या है 2x2 माइनस x3 की जगह क्या आ गया x3 डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x3 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एंड अब यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन आए x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश और ये सारे कैसे हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अब जो प्रॉब्लम है उसमें जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल था उसको मैंने हटा दिया। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रॉब्लम में अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपके पास आ रहा है तो फिर आप उसको हटा सकते हो। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं इसका ड्यूल लिखना आपको सिखाऊंगा कि अगर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल किसी प्रॉब्लम के अंदर आ रहा है प्राइमल के अंदर तो फिर उसका ड्यूल कैसे लिखोगे। ठीक है, एक तो अपन प्रॉपर तरीके से बताएंगे आपको और फिर डायरेक्ट लिखना कि डायरेक्ट ड्यूल कैसे लिखोगे। तो यहां आप देख रहे हो कि एक इक्वलिटी इसमें आ रही है, इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसमें इक्वेशन आ रहा है तो आप देखोगे इसके ड्यूल में भी इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर क्या आ रहा है मेरा इक्वेशन आ रहा है, पहले नंबर पर मेरा क्या आ रहा है इक्वेशन आ रहा है। तो वहां आप देखोगे कि पहला वेरिएबल क्या बन जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड। भाई यहां पर वेरिएबल x3 क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड, तो इसके ड्यूल में भी फिर कोई ना कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड बनेगा। अब कौन सा बनेगा वो कल अपन देखेंगे, इसको अच्छी तरह से समझाएंगे आपको कि पहले नंबर पर इक्वेशन आ रहा है। यहाँ पर देखो जो आपकी कंडीशन है उसमें पहला नंबर वाला जो है भाई, बाकी में तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसमें इक्वेशन आ रहा है इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वल टू पहले नंबर वाले में आ रहा है। तो पहला वेरिएबल आपका जो बनेगा ड्यूल का वो अनरेस्ट्रिक्टेड बनेगा। ठीक है, इसको और डिटेल में अपन इसको बताएंगे, इसको नोट भी करवाएंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो कल वाली जो अपनी क्लास है उसके अंदर एक तो अपन क्या करेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग किस तरह से डायरेक्ट आप ड्यूल लिख सकते हो, और फिर प्राइमल और ड्यूल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन उनमें क्या रिलेशन होंगे, ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।